दोस्तों, कानपुर के एक तहसील में एसडीएम मैडम का ट्रांसफ़र होता है। उसी तहसील के बाहर एक गोलगप्पे वाला ठेले पर गोलगप्पे बेचा करता था। उनका जो गोलगप्पा था इतना फेमस था कि लोगों की वहां पर भीड़ लगी रहती थी। लोगों को लाइन लगकर गोलगप्पे का इंतज़ार करना पड़ता था और यह सब नज़ारा एसडीएम मैडम अपने ऑफिस में बैठे खिड़की से देखा करती थी। वो भी सोचती थी कि इनका कितना अच्छा गोलगप्पा है, जो इतना भीड़ होता है यहाँ पर। जो भी लोग आते थे तहसील में काम के सिलसिले से, सभी वहाँ पर गोलगप्पा खाया करते थे और आजू बाजू के जितने भी लोग होते थे, आने जाने वाले लोग, सभी वहाँ पर रुककर गोलगप्पा खाया करते थे। अब एक दिन की बात है कि दोपहर के वक्त एसडीएम मैडम लंच करने के बाद उधर ही देखती है गोलगप्पे वाले की तरफ बहुत भीड़ लगी थी। अब उनको भी मन करता है गोलगप्पे खाने का। वो अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आती है, मुंह पे मास्क लगाती है और चली जाती है गोलगप्पा खाने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, धूलकण भी उड़ रही थी, इसी वजह से उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। जाती है गोलगप्पे वाले की दुकान पर, देखती है कि गोलगप्पा वाला अपने मुंह पर गमछा बांधा हुआ है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी और धूलकण की वजह से भी उन्होंने इसी तरह से गमछा बांधा हुआ था। थोड़ी देर एसडीएम मैडम वहीं पर खड़ी रहती है और ऑर्डर देती है कि 200 का गोलगप्पा पैक कर दो। अब उसी दौरान जो गोलगप्पे वाला था उनको ज़्यादा पसीना आने लगता है, इसी वजह से वो अपना गमछा खोलकर पसीना पोंछने लगते हैं। अब जैसे ही गोलगप्पे वाला गमछा हटाकर मुंह पोंछने लगता है, तभी एसडीएम मैडम की नज़र पड़ जाती है गोलगप्पे वाले के मुंह पर। उसका चेहरा देखने के बाद एसडीएम मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वो गोलगप्पे वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जिनसे उनका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। अब जो एसडीएम मैडम थी वो तो हैरान हो जाती है, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन दोनों का तलाक हो जाता है, और फिर तलाक के बाद ऐसा क्या होता है कि जो पत्नी थी वो एसडीएम बन जाती है और जो पति था वो गोलगप्पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से। मुगलसराय में ही एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रेशमा। रेशमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। रेशमा के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। घर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेशमा के माता पिता रेशमा को बहुत प्यार किया करते थे। रेशमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी एक्सपर्ट थी, बहुत तेज थी वो पढ़ाई लिखाई में, और बचपन से ही रेशमा का शौक था कि वो पढ़ लिख कर एक सरकारी अधिकारी बनेगी और गरीबों की सेवा करेगी। उसके माता पिता उसकी इस सोच से बहुत ही प्रभावित होते हैं। माता पिता भी बहुत कोशिश करते हैं, बेटी को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। रेशमा की स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज की पढ़ाई भी वो कंप्लीट कर लेती है, लेकिन तब तक रेशमा की शादी की उम्र हो जाती है। अब जो रेशमा के पिता थे उनकी तबीयत हमेशा खराब रहने लगती है। रेशमा के पिता अब डर जाते हैं कि पता नहीं, मेरी तबीयत तो खराब रहती है, अचानक से अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। बस यही सब सोचकर वो फैसला लेते हैं कि रेशमा की वो शादी करवा देंगे। लेकिन जब यह बात रेशमा को पता चलता है तो रेशमा इस बात का विरोध करती है और अपने पापा से कहती है कि पापा, आपको पता है ना कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, सरकारी अधिकारी बनना चाहती हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप इस रिश्ते को टाल दीजिए, आप मेरे लिए लड़का मत देखिए। रेशमा के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, पता नहीं मुझे कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तुम शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हें जो पढ़ाई करना है, जो कुछ करना है, शादी के बाद कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब जो रेशमा थी बहुत ही संस्कारी लड़की थी, अपने पिता की बातों को वह कभी नहीं टालती थी। अपने पिता के फैसलों का वह सम्मान करती है और कहती है कि ठीक है पापा, आपको जैसा सही लगे।
लगे। उसके बाद रेशमा के पापा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनको एक लड़के का पता मिलता है, जिस लड़के का नाम होता है अरुण। अरुण जो था प्रयागराज का रहने वाला था। वो भी माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पास बहुत ज़्यादा खानदानी ज़मीनें थी और उसका अच्छा खासा फल का बिजनेस था। अब रेशमा के पापा को लड़का जम जाता है, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था, पीता खाता नहीं था, संस्कारी लड़का था और माँ बाप की हर बातों को माना करता था। रेशमा के पापा आस पड़ोस में भी पता करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पता करते हैं, सभी यही कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का में कोई कमी नहीं है, लड़का काटने वाला नहीं है। अब जो उसके पापा थे परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब लड़के वालों को भी लड़की पसंद आ जाता है और शादी की डेट फाइनल हो जाती है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। रेशमा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। जिस टाइप का लड़का रेशमा को चाहिए था, अरुण बिल्कुल वैसा ही लड़का था, और जिस टाइप की लड़की अरुण को चाहिए थी, रेशमा भी बिल्कुल वैसी ही लड़की थी। एक दूसरे को पाकर दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। दोनों की शादी को 4 से 5 महीने का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। अरुण सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता, अपने परिवार और काम से ही मतलब रखता। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग सुधरे हुए होते हैं उनको लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। उनके परिवार की सुख शांति लोगों से देखी नहीं जाती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद अब जो अरुण के कुछ दोस्त थे, जो कि मनचले, आवारे और अय्यासी करने वाले दोस्त थे, वो लोग अरुण के पास आते हैं और अरुण से सभी कहते हैं कि क्या अरुण, तुमने शादी कर ली, इतने महीने गुजर गए लेकिन अभी तक तुमने कोई पार्टी नहीं दी। अब जो अरुण था वो कहता है कि तुम लोगों को तो अच्छे से पता है कि मैं पीता खाता नहीं हूँ, और तुम लोगों को अगर मैं पार्टी दूंगा तो तुम लोग पियोगे, खाओगे, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस इसीलिए मैंने पार्टी नहीं दी। अगर तुम लोगों को पार्टी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम लोग जाओ और एक होटल को बुक करके पार्टी कर लो। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुम नहीं रहोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तुम्हारे साथ हमें पार्टी करनी है। अब जो अरुण था वो भी ना चाहते हुए हाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है, कल शाम को दुकान बंद करने के बाद चलते हैं एक होटल में और पार्टी करते हैं। धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। शाम के वक्त अरुण अपना दुकान बंद करता है और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, एक होटल में पार्टी करता है। उसके दोस्त वगैरह सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। वहीं पर अरुण कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगाता है और कुछ चिप्स के साथ वो खाने लगता है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं अरुण को जिद करने लगता है कि यार अरुण, हम लोग यहाँ पर शराब पी रहे हैं और तुम बच्चों की तरह यह कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो, चलो हमारे साथ तुम भी नहले पर दहला मार दो। लेकिन अरुण मना करता है, बार बार वो कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं पीता हूँ, ये सब मैं नहीं पी सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों के जिद के आगे वो झुक जाता है और अपने दोस्तों के ही साथ वो शराब पीने लगता है। जब वो एक बार शराब पीता है तो धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा शराब पी लेता है कि उसे चलने का भी होश नहीं होता है। लगभग रात के 12 बज जाते हैं। इधर जो रेशमा थी घर में अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर इतनी रात को ये गए कहाँ हैं, क्योंकि दुकान बंद करने के बाद अरुण 9 बजे तक अपने घर चला जाया करता था। इधर रात को परेशान हो जाती है। रात के लगभग 12:30 बजे के करीब अरुण लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है। जैसे अपने कमरे में जाता है, उस कमरे में शराब की स्मेल आने लगती है। रेशमा समझ जाती है कि ये शराब पीकर आए हुए हैं। उस वक्त रेशमा अपने पति से कुछ नहीं कहती है, चुपचाप अपने पति को बिस्तर पर लेटा देती है। धीरे धीरे ऐसे ही सुबह का वक्त होता है। जब सुबह का वक्त होता है और अरुण सुबह उठता है, तब जाकर रेशमा अपने पति से कहती है कि आपको हो क्या गया है, शादी हुए लगभग 5 से 6 महीना गुजर गया, लेकिन आप कभी शराब पीकर नहीं आए थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि कल रात आप इतनी शराब पीकर आए थे। देखिए, यह सब आदत छोड़ दीजिए, अगर आप शराब पीते हैं तो आप शराब को हाथ भी मत लगाइएगा, इस तरह से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। अरुण कहता है कि मुझे माफ कर दो रेशमा, दरअसल मैं शराब कभी नहीं पीता था, मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने दोस्तों को पार्टी दी, वहां पर मैं गया लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया, वरना मैं शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाता था। रेशमा समझाती है और कहती है कि देखिए, अब ऐसे दोस्तों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते किसी का घर बसे, किसी का घर आबाद हो, कोई अच्छी जिंदगी जिए। जिस तरह से वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि वैसी जिंदगी आप भी
भी गुजारें। अब जो अरुण था वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से अब जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अरुण को धीरे धीरे करके शराब की लत लग जाती है। उसकी भी आदत वैसे ही हो जाती है जैसे कि उसके दोस्तों की थी। धीरे धीरे करके अरुण बिजनेस को डुबा देता है। धीरे धीरे करके अब उसके पास जितना भी बैंक बैलेंस था सब खत्म हो जाता है। अब यह सब देखने के बाद रेशमा को बहुत बुरा लगता है। रेशमा ये सोचकर शादी करती है और ये सोचकर ससुराल आई थी कि ससुराल में जाने के बाद वो आगे की पढ़ाई करेगी, यूपीएससी की तैयारी करेगी और सरकारी अधिकारी बनेगी। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सपना अब पूरा नहीं होगा। एक दिन रेशमा अपने पति से कहती है कि देखिए, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आगे का पढ़ाई करना है, मेरा एडमिशन करवा दीजिए। इस बात को सुनने के बाद अरुण गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मारपीट करने लगता है और कहता है कि खबरदार, आइंदा तुमने ऐसी बात की, कोई पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहो, घर संभालो और मेरे माता पिता का ख्याल रखो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरुण के इस व्यवहार से रेशमा को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत चोट पहुंचती है। उसी दिन रात को अपने पापा को फ़ोन करती है और अरुण के बारे में सारी बातें बताती है कि अरुण यहाँ पर क्या क्या कर रहा है। अब जो उसके पापा थे वो भी बहुत नाराज होते हैं दामाद से। अगले ही दिन गाड़ी लेकर चले आते हैं और अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। रेशमा के जाने से अब अरुण एकदम फ्री हो गया था। अब उसके मन में जो आता वो करता। धीरे धीरे करके वो अय्याशी करने लगा था, होटलों में जाने लगा था। जब अंत में पैसा खत्म हो जाता है तो वो इस हद तक गिर जाता है कि जो दुकान था उसको भी वो गिरवी रख देता है। अब उसके इस व्यवहार से जो अरुण के पापा थे वो परेशान हो जाते हैं। जिस दुकान को उन्होंने बरसों से चलाया, उनके बेटे ने एक झटके में दुकान को गिरवी रख दिया, दुकान को ही बर्बाद करके रख दिया। इन्हीं सब सदमे की वजह से उनके पापा बीमार पड़ जाते हैं और एक वक्त आने के बाद बीमारी की वजह से अरुण के पापा की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ बूढ़ी माँ रह जाती है। अरुण की हालत भी दिन पर दिन खराब होती ही चली जाती है। दिन भर वो आवारा लावारिस की तरह इधर से उधर घूमता, लोगों से पैसे मांगकर कुछ शराब पी लेता। धीरे धीरे कर वो एकदम फकीर बन जाता है। अंत में उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यह बात उधर रेशमा को पता नहीं थी। वो कुछ ही महीनों के बाद कोर्ट में चली जाती है, केस फाइल करती है और अपने पति से तलाक ले लेती है। पति से तलाक लेने के बाद अब वो घर पे बैठ जाती है। उसके बाद रेशमा अपने पापा से कहती है कि पापा, जो सपना मेरा अधूरा रह गया था वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ, आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। रेशमा के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है तुम करो, पैसे की फिक्र मत करो, मैं दूंगा पैसे। उसके बाद जो रेशमा थी यूपीएससी की पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, दिन रात वो एक कर देती है यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे करके ऐसा ही लगभग कुछ साल का वक्त गुजर जाता है। वो एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम में पास हो जाती है। पास होने के बाद रेशमा को एसडीएम के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। रेशमा बहुत खुश होती है, उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो रेशमा थी, पहला पोस्टिंग उसका कानपुर के एक तहसील में होता है। वहाँ पर वो जॉब करने लगती है और बड़े ही ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ वो जॉब किया करती थी। अपने काम पर वो कभी भी किसी भी तरह का कोई छल नहीं करती थी। बड़े ही ईमानदारी के साथ वो काम किया करती थी। जो भी गरीब लोग आते थे भरपूर उसकी मदद किया करती थी। जितना रेशमा से हो सकता था वो सब कुछ किया करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। रेशमा अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसके बाद उसके जो पापा थे उनका भी रिटायरमेंट हो जाता है, वो भी घर पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब बेटी काबिल हो गई थी। माँ बाप अपनी बेटी से बहुत खुश थे। उसके माता पिता रेशमा से दूसरी शादी की बात भी करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, तुम अब काबिल बन चुकी हो, अपने पैर पर खड़ी हो चुकी हो। लेकिन रेशमा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं अपने आगे की जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगी और आप लोगों की सेवा करूंगी।
इधर जो अरुण था उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। अंत में जब उसके पास कुछ नहीं रहता है तब जाकर उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसके पास जो पुश्तैनी जमीनें थी, जो भी खेती बाड़ी थी, सब उसके गांव के लोग हड़प लेते हैं, क्योंकि देखते हैं गांव के लोग तो पिता तो मर गया है, अब जो बेटा है वो शराबी हो गया है। बस इसी का फायदा उठाकर गाँव के लोग उसकी सारी जमीनों को हड़प लेते हैं। अब अरुण के पास कुछ नहीं बचा था, वो अपना घर भी गिरवी रख देता है। अब जो अरुण था अपने एक दोस्त को फोन करता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त था। वो कानपुर में ही एक बिजनेस किया करता था। अपने दोस्त को फोन करता है और सारी बातें बताता है। उसी का दोस्त कहता है कि अरुण, तुम मेरे पास आ जाओ और यहाँ पर तुम गोलगप्पे का बिजनेस करो, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अरुण कहता है कि मैं कभी इस तरह का बिजनेस नहीं किया हूँ, गोलगप्पा मुझे बनाना भी नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा। उसका दोस्त कहता है कि यार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब चीज़ सिखा दूंगा, मैं भी तो यहाँ पर गोलगप्पा ही बेचा करता हूँ और मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। अपने दोस्त के कहने पर अरुण कानपुर चला जाता है। कानपुर जाने के बाद 1 महीने लगभग अपने दोस्त के ठेले पर ही वो बैठता और अपने दोस्त के ही दुकान को चलाया करता। धीरे धीरे करके अरुण अपने दोस्त का काम अच्छे से सीख जाता है। उसके बाद अरुण का दोस्त अरुण को एक ठेला दिलवाता है और सारा सामान दिलवाता है, सब कुछ उसे समझा देता है और एक तहसील के बाहर उसको जगह भी दिलवा देता है और कहता है कि रोजाना तुम यहीं पर गोलगप्पे बेचा करो, क्योंकि ये एरिया काफ़ी अच्छा है, लोगों की भीड़ हमेशा यहाँ पर रहती है, लोगों का आना जाना रहता है। अगर तुम्हारा गोलगप्पा अच्छा रहा तो फिर लोगों की भीड़ लग जाएगी यहाँ पर। अब अपने दोस्त के ही कहने पर अरुण वहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। 6 महीने के ही अंदर उसका जो दुकान था वो रनिंग हो जाता है और अच्छा खासा दुकान चलने लगता है। उसके जो गोलगप्पे का स्वाद था वो बहुत ही अच्छा था। दूर दूर तक अब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर गोलगप्पा बहुत अच्छा मिलता है। अब लोगों की हमेशा वहाँ पर भीड़ लगी रहती गोलगप्पा खाने के लिए। अब इसी बीच रेशमा की पोस्टिंग हो जाती है कानपुर के उसी तहसील में जिस तहसील के बाहर अरुण गोलगप्पे का दुकान लगाया करता। उसकी वहां पर पोस्टिंग हो जाती है। अब वहां पर सेटल होने में लगभग उसको 1 महीने का वक्त लग जाता है। धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। रेशमा वहीं पर ड्यूटी करने लगती है। ड्यूटी करने के दौरान वो हमेशा अपने ऑफिस से बाहर देखती खिड़की से कि वहाँ पर एक गोलगप्पा वाला है और उसका गोलगप्पा काफ़ी अच्छा सेलिंग हो रहा है। लोगों की वहाँ पर वो देखती तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती कि यहाँ पर 2-3 गोलगप्पे का दुकान है, लेकिन इसी गोलगप्पे वाले के सामने इतनी भीड़ क्यों रहती है, कभी तो इसका गोलगप्पा ट्राई करना चाहिए। और वो 2-3 स्टाफ से सुन भी चुकी थी कि इनका गोलगप्पा काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अब एक दिन की बात है कि गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। लंच करने के बाद जो रेशमा थी गोलगप्पे वाले को ही देख रही थी और वो सोच रही थी कि जाकर एक बार टेस्ट करना चाहिए। उसी वक्त तो अपने ऑफिस से निकलती है, मुंह पर मास्क लगाती है क्योंकि बाहर धूल बहुत ज़्यादा था। उसके बाद चली जाती है गोलगप्पे की दुकान पर। जब वो जाती है तो देखती है कि जो गोलगप्पे वाला है वो अपने मुंह पर गमछा बांधा हुआ है और लोगों को गोलगप्पे दे रहा है। कुछ देर वेट करने के बाद वो कहती है कि 200 का गोलगप्पा पैक कर दो। अब जो वहाँ पर अरुण था वो पसीना से भीग चुका था। उसी वक्त वो अपना गमछा खोलता है और मुंह पोंछने लगता है। रेशमा जब उसके चेहरे को देखती है तो हैरान हो जाती है। रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब रेशमा सोचने लगती है कि आखिर अरुण की यह हालत कैसे हो गई, अरुण के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह गोलगप्पे बेचने पर मजबूर हो गया। इसका तो इतना अच्छा खासा दुकान चल रहा था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रेशमा वहाँ पर कुछ नहीं कहती है, चुपचाप वो गोलगप्पा लेती है, पैसे देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। लेकिन उसके बाद रेशमा एकदम से परेशान हो जाती है। बार बार वो ऑफिस से सिर्फ अरुण को ही देख रही थी। धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। रेशमा आती है फिर से ऑफिस में, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अरुण से मिलने की इच्छा जता रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अरुण के पास जाए, अरुण से बातें करे और पूछे कि उसके साथ क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर वो गोलगप्पा बेचने के लिए मजबूर हो गया। धीरे धीरे दोपहर का वक्त होता है।
है। जैसे ही लंच का टाइम होता है, रेशमा अपने स्टाफ से कहती है कि जाओ और जो गोलगप्पे वाला है उसको बुला कर लाओ और कहो कि मैडम मिलना चाहती हैं। अब जो रेशमा का स्टाफ था वो अरुण की दुकान पर जाता है। अरुण से कहता है कि एसडीएम मैडम आपको बुला रही है। जब अरुण यह बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो तो डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मैडम मुझसे मिलना चाहती हैं। उसी वक्त अरुण डरते हुए जाता है एसडीएम मैडम के ऑफिस में। वहाँ पर भी रेशमा अपने चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी। अब जो अरुण था रेशमा से कहता है कि मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। रेशमा हाँ कहती है। उसके बाद अरुण अंदर चला जाता है। रेशमा बैठने के लिए कहती है। अरुण चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद अरुण कहता है कि देखिए मैडम, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। मैं बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेसहारा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। बहुत मेहनत करके यहाँ पर मैं गोलगप्पे का दुकान जमाया हूँ। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। अगर आपसे किसी ने कोई शिकायत की है तो वो झूठा शिकायत होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रेशमा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद रेशमा अपना मास्क हटाती है। जैसे ही रेशमा का चेहरा अरुण देखता है, एकदम से हैरान रह जाता है। एसडीएम की कुर्सी पर देखकर अरुण तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद अरुण कहता है कि रेशमा तुम यहाँ कैसे? उसके बाद रेशमा कहती है कि क्या करूँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी ऐसे ही बद से बदतर हो गई थी। जो अधूरा सपना था मेरा, उसको पूरा करने में जुट गई और आज देखो मैं एसडीएम बन गई हूँ। उसके बाद रेशमा पूछती है कि लेकिन तुम कैसे हो, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस क्या हुआ? उसके बाद अरुण वहीं पर रोने लगता है और अपनी सारी दास्तान सुनाता है। तब जाकर रेशमा कहती है कि बस इसीलिए मैं तुमसे कहा करती थी कि ज़्यादा दोस्ती यारी में मत पड़ो। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छे से रहो, अपने परिवार वालों के साथ खुश रहो। आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, और इस हालत में कोई दोस्त तुम्हें मिलने के लिए नहीं आया, कोई ये पूछने के लिए नहीं आया कि तुम किस हालत में रह रहे हो। अरुण कहता है कि रेशमा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद रेशमा कहती है कि देखो अरुण, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा दूंगी। पहले तुम अपना दुकान गिरवी जिससे रखे हो उससे छुड़वा लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारी जितने भी ज़मीनें छीन ली गई है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अरुण उसकी बातों को मानता है और उसके अगले ही दिन अपने एक दोस्त को अपना ठेला सौंप देता है और फिर अपने घर प्रयागराज चला जाता है। उसके 2 दिन के बाद ही रेशमा अरुण के अकाउंट में 3 लाख रुपए भेज देती है और कहती है कि पहले दुकान और घर छुड़वा लो और अच्छे से दुकान स्टार्ट करो, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। अब जो अरुण था वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है। उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद रेशमा प्रयागराज के एसडीएम को फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, उस आदमी का सारा ज़मीन हड़प लिया गया है। अब रेशमा के कहने के बाद वहाँ का जो एसडीएम होता है प्रयागराज का, वो चला जाता है अरुण के घर। वहां से सारा जमीन देखता है, जो भी जमीन उसकी हड़पी गई थी सारा जमीन अरुण को दिलवा देता है। अरुण बहुत खुश होता है, लेकिन गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि अरुण की पहुंच इतनी कैसे हो गई, जो एसडीएम साहब खुद आ गए इसका मामला को सुलझाने के लिए। सभी लोग यही सोचने लगे थे। उसके बाद जो अरुण था अपनी माँ के साथ वो फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। धीरे धीरे करके जो उसका दुकान था फिर से वैसा ही जम जाता है, फिर से दुकान रनिंग चलने लगता है। लेकिन उसके बाद रोजाना अरुण रेशमा से बात करता है। जब भी रेशमा को फुर्सत मिलती वो भी अरुण से घंटों घंटों बातें किया करती। ज्यादातर दोनों रात को घंटों घंटों बातें किया करते। धीरे धीरे करके फिर से उन दोनों में सुलह हो जाता है। अरुण रेशमा से कहता है कि रेशमा, मैं फिर से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपनी आगे की जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। रेशमा भी अरुण से बहुत प्यार किया करती थी। रेशमा सारे गिले शिकवे भूल गई थी। अब एक दिन रेशमा अपने पापा को फोन करती है और फोन करके अरुण के बारे में बताती है और कहती है कि पापा, अरुण मुझसे फिर से शादी करना चाहता है, वो फिर से मुझे अपनाना चाहता है। अब उसके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर अरुण सुधर गया है, वो फिर से तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम भी उसके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो जा सकती हो। रेशमा अरुण को बुलाती है। उसके बाद एक मंदिर में जाकर दोनों शादी करते हैं। 2 दिन के लिए रेशमा अपने ससुराल जाती है, अपने सास के साथ रहती है। उसके बाद फिर से अपने ड्यूटी में बिजी हो जाती है और आज भी रेशमा अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है।
तो दोस्तों ये रही रेशमा और अरुण की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, कुलदीप कुमार मोनू कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव गुड़िया कुमारी अबू सैफ अंसारी आयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।